जयंत वर्मा सर, आज शपथ ग्रहण, अभी मील सर आएंगे तो आगे जवाब लिया जाएगा। जयंत वर्मा सर, आज शपथ ग्रहण हो गया मध्य प्रदेश में, वहां पे सत्ता भी अब जो है वो हस्तांतरित हो गई। लेकिन जब हम विपक्ष की बात जो कर रहे थे, तो विपक्ष के पास क्या कुछ विकल्प दिख रहा है अब इस आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर? जी। देखिए रवि प्रकाश जी, जैसे इंडिया गठबंधन बना था तो राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी को मतलब उनसे चुनौती जो है उसको टक्कर लेने के लिए पूरा सारी पार्टियों को एकजुट करने की बात हुई थी और उसकी मीटिंगें भी 2-3 ठो हो गई, परंतु राज्य में क्या होगा, राज्य के चुनाव में, इसके ऊपर कोई फाइनल नहीं था। परंतु एक मैसेज तो था कि राज्य के चुनाव में भी यदि उस स्पिरिट को ध्यान में रखा जाएगा और जितने अलग अलग दल हैं उनको भी कुछ एकोमोडेट किया जाएगा तो एक सामूहिक रूप से चुनौती दी जा सकती है भारतीय जनता पार्टी को। मध्य प्रदेश में ये हुआ कि समाजवादी पार्टी के थे कि उनका तो यहाँ पे काफी 6-7-8 तक के समाजवादी विधायक रह चुके थे, तो उन्होंने 4 सीट भी पे मान गए कि 4 सीट हम आपको दे देंगे, कांग्रेस ने कहा था। पर बाद में उन 4 सीट पे अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। फिर बाद में लोगों ने कहा कि भाई वो ये क्या है अखिलेश जी, तो वैसा, तो इनने कहा अखिलेश वखिलेश। तो मुझे लगता है कमलनाथ को ये जो इंडिया गठबंधन है इसको तोड़ने का बड़ा भारी एक श्रेय उनको जाता है। दूसरा, जब केजरीवाल ने ये कहा कि भाई हम भोपाल में रैली करेंगे, कमलनाथ ने वीटो कर दिया, नहीं वो यहाँ रैली की जरूरत नहीं है। तो इसी प्रकार फिर आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए, फिर समाजवादी ने खड़े कर दिए, फिर गणमाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी ने खड़े कर दिए। तो ये वोट डिवाइड हो गया। हालांकि जो डिवीजन ऑफ वोट हुआ है उसके चलते भी भारतीय जनता पार्टी तो जीत जाती, पर यह है कि यदि एक सामूहिक रूप से होता तो हो सकता है पूरे मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कैंपेनिंग करते, केजरीवाल आके कैंपेनिंग करते तो एक माहौल अलग बदल सकता था। पर वो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरे इंडिया गठबंधन पे सबसे बड़ी चोट जो लगी है वो यहाँ मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ के चलते लगी है। और उसको अभी उन लोगों ने अभी जो पूरा वो किया, मीमांसा की पूरी रिजल्ट की, उसके बाद भी ये कहा कि नहीं अब लोकसभा का चुनाव उन्हीं के होगा। तो ऐसे कमलनाथ के तो एक इनर्शिया है कांग्रेस के भीतर, इनर्शिया है वहां पे, कोई बदलाव की कोई संभावना दिखती नहीं है वहां। और इसी के चलते अब लोगों का थोड़ा सा मोह भंग होने लगा है। मुझे लगता है यही हालत छत्तीसगढ़ में हुई होगी और यही हालत वहाँ राजस्थान में हुई होगी। तो कांग्रेस को इतनी करारी हार का जो सामना करना पड़ा वो इसीलिए कि अकेले दम पे तो भारतीय जनता पार्टी को आजकल जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो कुछ भी चल रहा है उसके चलते उसके पास तो इतना अभी बलबूता नहीं है कि वो लड़ाई कर सके। तो उनको तो सबको साथ में लेके चलना चाहिए और वो स्पिरिट यहाँ के उन नेताओं में नहीं है। जयंत वर्मा सर, अभी चूंकि जो बातचीत है पूरी, राहुल गांधी हो या कांग्रेस की बात हो, इंडिया गठबंधन की बात हो, किसी में भी जिस तरीके से ये जो फैसले की जब बात, जो सवाल मैंने शुरू में जिक्र किया था, कांग्रेस क्या अगर सत्ता में आती या कांग्रेस इन राज्यों में जीतती तो क्या वो बड़े फैसले ले पाती जिस तरीके का भाजपा ने किया? एंटी इनकम्बेंसी की बात हो, नेताओं में विश्वसनीयता की बात हो, नए नेतृत्व तो खड़ा करने की बात हो, इन सारे मोर्चों पर अभी कांग्रेस जो है वो दूर देखी जा रही है। तो कांग्रेस जो बड़े फैसले नहीं ले पा रही है, आखिर इसकी वजह क्या देखते हैं आप? क्या इनके पास विकल्प नहीं है राज्यों में, या ये फैसले लेने से डर रहे हैं? देखिए राम प्रकाश जी, कांग्रेस के साथ जो एक सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि इनके थोड़े से राज्यों में सरकारें थी। अब जैसे भूपेश बघेल थे, अब भूपेश बघेल के ऊपर वो एक कोई महादेव ऐप वाला मामला आया कि ये 500 करोड़ रुपए इनको दिए, ये सारी बातें। कमलनाथ जी के ऊपर ये था कि ये सारे अधिकारी जो हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा खा रहे। तो होता ये है कि जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन होता है या असम का इलेक्शन होता है तो भूपेश बघेल को कहा जाता है कि तुम जाओ वहां पे, जितनी दौलत खर्च होनी है वो सब लेके जाओ और वहां चुनाव मैनेज करो। अब ये दौलत कहाँ से लेके जाएंगे? तो उनको ये सारा अपना गोलमाल करना पड़ता है। अब उसकी शिकायत कौन सुनेगा जब ऊपर से ही निर्देश है कि तुमको दौलत लेके जाना है? वही यहाँ कमलनाथ जी के साथ कि उनको भी 2-3 राज्यों का जिम्मा दे दिया गया कि भाई अब आप
अब आप यहाँ के चुनाव को देखो, तो उसके लिए दौलत चाहिए, तो उसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे और क्या करेंगे? तो ये स्थिति है। और फिर ये काम जो कर सकता है वो गहलोत जी कर सकते हैं, वो पायलट नहीं कर सकेगा, सचिन पायलट नहीं कर सकेगा। वो यहाँ पे कमलनाथ कर सकते हैं, वो काम ज्योतिरादित्य नहीं कर पाएंगे। और वही वहाँ भूपेश बघेल कर सकते हैं, वहाँ दूसरा कोई आदमी वो टीएन सिंहदेव नहीं कर सकते हैं ये काम। तो इसलिए लायबिलिटी के बावजूद भी उन्हीं आदमियों को आपको नेता बना के रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी ये सब है। तो ये है कांग्रेस की एक सबसे बड़ी वीकनेस। और ऐसा कोई कांग्रेस के भीतर काडर वाली चीज है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आज सबसे बड़ी चुनौती है, मतलब उसको उसके साथ टक्कर लेने की, वो ये है कि वो पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है। 100 साल हो रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बने हुए, अभी अगले साल हो जाएंगे। तो उनका एक काडर है। बाकी सारी पार्टियों में भीड़ है, जाति है और सब कुछ है, बाकी कोई काडर वाडर है नहीं है। और उनके यहाँ पे किसी के भी काडर बनाने की इच्छा भी नहीं है। हमने कई नेताओं से बात की कि भैया काडर बिल्डिंग करो, तुम जिनको पंचायतों में जाना है उनकी ट्रेनिंग करो, जो विधायकों जो विधायिका में जाना है उनकी ट्रेनिंग करो। उनने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो सुप्रीमो होते हैं हर पार्टी में, और सुप्रीमो कहता है कि भाई हाथ उठा हमको चाहिए और हमारे आदमी चाहिए, बस खत्म। उनको काडर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं उनका हित ही सर्वोपरि है। तो ये एक सबसे बड़ी जो कमजोरी है इंडिया गठबंधन के भीतर, कि इसमें कोई पार्टी काडर बेस नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी में जब तक काडर होता था तो वो अपनी बनी रही, वो त्रिपुरा में बनी रही, बंगाल में बनी रही, केरल में बनी रही, और कई राज्यों में भी उनके विधायक आते थे। पर अब वो काडर उनके यहाँ पे भी नहीं है, वहां पे भी भीड़ हो गई, वो एनजीओ पैटर्न पे काम करने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन भले ही है कि भीड़ बना ले, मीटिंग कर ले, कुछ निर्णय ले ले, पर उसका कोई खास असर नहीं होगा। और वो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौतियां हैं उनके सामने, उसको उससे निपटने की उनके पास कोई सामर्थ्य अभी है ही नहीं है। जी। जयंत वर्मा साहब, बस चलते-चलते अंतिम एक जवाब और, अभी बात हो रही थी स्थानीय जैसे नीतीश कुमार की स्वीकार्यता या बाकी, क्या इंडिया गठबंधन के पास फिलहाल कोई चेहरा इतना बड़ा है जो आज की तारीख में मोदी ब्रांड मोदी की बराबरी कर पाए? देखिए, नीतीश कुमार के साथ ये है कि उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के ऐसे सीधे आरोप नहीं है। उनके बच्चे बड़े भारी दौलतमंद नहीं बन गए हैं, उनका परिवार तो ये एक बड़ा असेट है। दूसरा, वो इंजीनियर जाति से भी बहुत सामान्य जाति से आते हैं, मतलब पिछड़ी जाति से आते हैं, और इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो एक्सेप्टेंस तो है उनकी। राहुल गांधी के भीतर वो समझ नहीं है। और जैसा अभी वो प्रणब मुखर्जी की बेटी ने अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें भी उनने लिखा है कि भाई वो प्रणब मुखर्जी मानते थे कि राहुल गांधी उतने मैच्योर नहीं है पॉलिटिकली। तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में अभी नीतीश कुमार ही एक ऐसे हैं जिनकी की राष्ट्रीय स्तर पे एक लोगों की एक्सेप्टेंस हो सकती है। बाकी कई नेता हैं, अच्छे अच्छे हैं, पर वो अपने राज्य तक सीमित हैं। तो ये एक हिंदी बेल्ट में पूरा का पूरा नीतीश कुमार जी का काफी रहेगा। और उन्हीं ने बाकी इंडिया गठबंधन को बनाने का भी सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं को है। जब तक वो उसमें पहल नहीं कर रहे थे तब तक तो ये गठबंधन नहीं बन रहा था। तो मुझे लगता है कि वो काफी इसके लिए, अब ये उनकी मजबूरी है कि वहां वो लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन करना पड़ता है, उनके बच्चों के साथ गठबंधन करना पड़ता है, ऐसे लोगों के साथ जिनकी की समझ उतनी नहीं है, शिक्षा भी उतनी नहीं है, पर क्या किया जाए। तो ये लोकतंत्र की कमजोरियां हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ही एक हैं जो कि उनको कन्वीनर बना के, और फिर यह कन्वीनिंग कमेटी बना के इसको आगे बढ़ाया जाए। पर समय बहुत कम बचा है, मुझे लगता है कि फरवरी या मार्च में लोकसभा के चुनाव करवा दिए जाए।